अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे। लेक्चर 17 फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स में सॉलिड आ जाते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है कि वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इन जनरल तो आपने सॉलिड्स पढ़े होंगे, मटेरियल्स पढ़े होंगे, अब उनकी आगे प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी हेवी मटेरियल इलास्टिक है तो इसका क्या मतलब है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल एक स्प्रिंग की होती है कि जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, उसको छोड़ने पे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाता है अनटिल एंड अनलेस आप उस पे इतनी ज्यादा फोर्स लगा लो या उसको इतना ज्यादा खींच दो कि वो डिफॉर्म हो जाए। तो हर जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं, हर इलास्टिक मटेरियल की डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है। कुछ ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, कुछ कम स्ट्रेचेबल होते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि उसकी ओरिजिनल शेप के अंदर रहते रहते हम उसको जितना भी खींचे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। The property by virtue of which a body tends to regain its original shape and size when external forces are removed. External forces remove यानी जब हमने उस पर फोर्स लगाई है, लगा के हमने उसको छोड़ दिया, अब वो ओरिजिनल शेप में वापस है। If a body completely recovers its original shape and size, it is called perfectly elastic. ये आगे एग्जाम्पल दिए हैं, क्वार्ट्ज, स्टील एंड ग्लास आर वेरी नियरली इलास्टिक। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी यानी कम एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक है, या कह लें आपने जब उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको छोड़ा, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं गया। अगर ओरिजिनल शेप में चला जाए तो वो हम कहेंगे कि वो इलास्टिक मटेरियल है, और अगर वो ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये प्लास्टिक मटेरियल है। If a body has no tendency to regain its original shape and size, it is called perfectly plastic. Common plastics, kneaded dough, solid honey, etc. are plastic. Now stress. स्ट्रेस क्या है, जो हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, चाहे हमने उसको स्ट्रेच किया है, चाहे हमने उसको कंप्रेस किया है, हमने उस पे कितनी फोर्स और उसके कितने एरिया पे लगाई है, उसमें चेंज लाने के लिए, तो वो उसकी स्ट्रेस है। स्ट्रेस characterizes the strength of force causing the stretch, increase of width. It is defined usually as force per unit area, but may have different definitions to suit different situations. We distinguish between three types of stresses. If the deforming force, deforming mean हम उसको deform कर रहे हैं ना, उसकी ओरिजिनल शेप को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो छोड़ने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में जा रहा है, एक टाइम के लिए आप उसको डिफॉर्म कर दें। The if the deforming force is applied along the some linear dimension of the body, the stress is called longitudinal stress or tensile stress or compressive stress. तो ये डिफरेंट नेम से इसकी डेफिनेशन आ जाती है अगर हम एक डायमेंशन या कह लें लेंथ डायमेंशन के अंदर इसको डिफॉर्म करना। अब अगर हमने किसी चीज को, मटेरियल को डिफॉर्म किया है और वो उसकी थ्री डायमेंशन यानी पूरे वॉल्यूम पे असरअंदाज हो रहा है, तो उसको वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। If the force acts normally and uniformly all sides of a body, the stress is called volume stress. और अगर हम कोई इस तरह से उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि उसके एंगल्स जो है, उसका टेंजेंट जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं shear stress या tangential stress. When the force is applied tangentially to one face of a rectangular body, keeping the other face fixed, the stress is called tangential or shearing stress. Now strain. स्ट्रेन क्या है, हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, अब उसमें कोई ना कोई जो चेंज आया,
चाहे चेंज इन लेंथ है, चाहे चेंज इन वॉल्यूम है, चाहे चेंज इन एंगल है, वो स्ट्रेन है। जिस तरह स्ट्रेस की थ्री टाइप्स हैं, इसी तरह स्ट्रेन की थ्री टाइप्स होती हैं। अगर स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है लॉन्गिट्यूडनली या एक लेंथ के अकॉर्डिंग, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो भी लेंथ के लिहाज से होगा। अगर हमने उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा है या टेंसाइल स्ट्रेस कहा है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी टेंसाइल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस है तो वॉल्यूम स्ट्रेन है, अगर shear स्ट्रेस है तो shear स्ट्रेन है। When deforming forces are applied on a body, it undergoes a change in shape or size. The fractional or relative change in shape or size is called strain. Strain is equal to change in dimension over original dimension. Strain is also is a ratio of similar quality, so it has no units. जैसे अगर ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मीटर मीटर कैंसिल, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, वो कैंसिल। तो ये एग्जांपल आपको दे रही है, उसका यूनिट नहीं है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल strain is the ratio of change in length to original length, that is linear strain is equal to delta L over L. Volume strain is the ratio of change in volume delta V to the original volume V. Volume strain is equal to delta V over V. Shearing strain, the angular deformation in radians is called shearing stress. For small theta, the shearing strain is equal to theta nearly equal to tangent of theta delta x over L. Now, Hooke's law. Hooke's law आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि हम अगर किसी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन ला रहे हैं और उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर वो अप्लाई हो रहा है, तो तब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाता है, एक कांस्टेंट आता है ई, जो कि इलास्टिक मॉडुलस जिसको हम कहते हैं। For small deformation, stress is proportional to strain. Stress is equal to E multiplied by strain. The constant E is called modulus of elasticity. E has the same unit as stress क्योंकि strain जो होती है वो dimensionless है. Because strain is dimensionless, there are three moduli of elasticity. जैसे स्ट्रेस की थ्री टाइप्स है, इसी तरह इनकी भी थ्री टाइप्स होगी। अगर लीनियर स्ट्रेस है तो ऊपर और नीचे, इधर स्ट्रेस भी लीनियर, स्ट्रेन भी लीनियर। इस केस में हम उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। अगर ऊपर स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, नीचे स्ट्रेन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, तो वो हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और अगर टेंजेंशियल चेंज आ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस होती है, तो शेयर मॉडुलस हम इसको कहेंगे। ये इसकी थ्री टाइप्स हैं। यंग्स मॉडुलस Y for linear strain, Y is equal to longitudinal stress over longitudinal strain is equal to F over A over delta L over L. Bulk modulus B for volume strain. Let a body of volume B be subjected to a uniform pressure delta V on its entire surface, and let delta V be the corresponding decrease in its volume. Then V is equal to volume stress over volume strain is equal to minus delta P over delta V over V. 1 over V is called the compressibility, यानी मटेरियल कितना कंप्रेस हो सकता है आसानी से। A material having a small value of V can be compressed easily. Shear modulus for shearing strain. Let a force F produce a strain theta as in the diagram or above. ये वाली डायग्राम के बारे में बात करें। Let a force F produces a स्ट्रेन थीटा। अब हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, ऊपर स्ट्रेस है ओवर ए और थीटा, या आपने इस थीटा को कैलकुलेट करके हमने कहा था कि स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसी को टेंजेंट थीटा किया है और ये ए टेन थीटा इकट्ठा कर दिया।
अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो थी ना वो यहाँ पे पुट कर दी है, जो ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है डेल्टा एक्स ओवर एल, वो इधर यहाँ पे पुट की। नाउ नेक्स्ट, when a wire is stretched its length increases and radius decreases. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. Sigma is equal to delta R over delta L over L. Its values lies between 0 and 0.5. Now, when we can calculate the work done in stretching a wire, obviously we must work against the force. If X is the extension produced by force F in a wire of length L, then F is equal to YA over L X. ये जो फोर्स निकाली गई है ये इस वाले फॉर्मूले को यूटिलाइज किया है, ये वायर हमारे पास यंग्स मॉडुलस। The work done in extending the wire through delta L is given by, हमें पता है कि F dot dx जो है ये हमारे पास वर्क डन होता है, तो इसी में ये फोर्स है और dx इसके साथ आ गया। उसको लिमिट्स 0 से डेल्टा एल है, इसको कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन से और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। वर्क डन क्या हमारे पास निकला 1/2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। Hence work per unit volume is equal to half stress multiplied by strain. We can also write this as W is equal to 1/2 YA delta L over L delta L is equal to half multiplied by load multiplied by extension. A fluid is a substance that can flow and does not have a shape of its own. फ्लूइड्स में दो चीजें आ जाती हैं, लिक्विड और गैसेस, और दोनों की ही अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में भी इनको डाला जाए उसकी शेप में आ जाती है। Thus, all liquid and gases are fluids. Solids possess all the three moduli of elasticity, whereas the fluid possess only bulk modulus. A fluid at rest cannot sustain a tangential force. If such force is applied to a fluid, the different layers simply slide over another. Therefore, the forces acting on a fluid at rest have to be normal to the surface. This implies a free surface of a liquid at rest under gravity in a container is horizontal. यानी सॉलिड्स में तो तीनों मॉडुलस पाए जाते हैं, लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं या गैसेस की बात करते हैं तो वो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस यानी वो वॉल्यूम के लिहाज से इसमें फर्क आता है। The normal force per unit area is called pressure. P is equal to delta F over delta A. Pressure is a scalar quantity. Its unit is Newton per meter square or Pascal. Another scalar is density. Rho is equal to delta M over V. Yani mass per unit volume. Where delta M is the mass of small piece of the material and delta V is the volume it occupies. Let us calculate how the pressure in a fluid changes with depth. यानी हम जैसे जैसे इस फ्लूइड की डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो कैसे उसका प्रेशर जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है। सो टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम सबमर्ज्ड विद इन द बॉडी ऑफ द फ्लूइड। यानी हमने कोई फ्लूइड है उसके अंदर कोई मटेरियल या सॉलिड चीज जो है वो डाल दी है और अब हमने उसके ऊपर से प्रेशर जो है वो चेक करना है कि कितना उस पे आ रहा है। अब उसके अंदर दो तीन तरह से प्रेशर लगते होते हैं, नीचे से भी प्रेशर लग रहा होता है, उसके ऊपर से भी प्रेशर लग रहा होता है जो एयर प्रेशर ऊपर से आ रहा है। और हमें पता है डी एम इज इक्वल टू रो डी वी इज इक्वल टू रो ए डी वाई। इधर से ही हमने डी एम अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें एम जी यानी वेट के लिए, तो रो जी ए डी वाई यहाँ से निकल जाए। नाउ लेट अस रिक्वायर द सम ऑफ फोर्सेस ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज जीरो। यानी ओवरऑल इसमें जो फोर्सेस हैं हमें पता है फोर्सेस का सम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो के इक्वल होता है। तो पी ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए माइनस रो जी ए डी वाई इक्वल टू जीरो।
ये बैलेंस आउट हो रही है ये दोनों फोर्सेस। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, ये पी ए से तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो हमारे पास ये दो चीजें बचती हैं। तो इधर से हमने डी पी और डी वाई निकाला, वो इक्वल आया माइनस रो जी। Note that we are taking the origin y is equal to 0 at the bottom of the liquid. Therefore, as elevation increases, Dy positive, the pressure decreases, Tp negative. The quantity rho g is the weight per unit volume of the fluid. For liquids which are nearly incompressible, rho is practically constant. यानी उनका जो मटेरियल है जो कंप्रेसिबल नहीं होते, उनके लिए रो की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है तकरीबन। रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन और वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू रो जी। तो यहाँ से पी टू माइनस पी वन हमारे पास रो जी इंटू वाई टू माइनस वाई वन आ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ हमें क्या कहता है कि जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ फ्लूइड्स, वो हर डायमेंशन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये नहीं होता कि एक ही प्लेस के ऊपर ये लगता है। Pressure applied to an enclosed fluid is transmitted to every portion of the fluid and to the walls of the containing vessel. This follows from the above. If H is height above the yellow's liquid surface, then P is equal to P external plus rho GH. Here P external is the pressure at the surface of the liquid, and so the difference in pressure is delta P is equal to delta P external plus delta rho GH. Therefore, delta rho GH is equal to 0, delta P is equal to delta P external. So the pressure is everywhere the same, यानी pressure हर डायमेंशन में वो सेम लगता है। अभी हमने पढ़ा था फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी फिजिक्स सॉलिड्स के लिहाज से। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी लिक्विड्स और गैसेस के अंदर क्या फिजिक्स यूटिलाइज हो रही होती है, क्या कुछ हो रहा होता है, हम अब उसको पढ़ेंगे। A fluid is a matter that has no definite shape and adjusts to the container that is that it is placed in. Gases and liquid are both fluids. All fluids are made of molecules. Every molecule attract other molecules around it. ये हमें पता है कि जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, और जो भी मटेरियल होता है, चाहे सॉलिड है चाहे फ्लूइड्स हैं, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं और वो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट टू, liquid exhibits surface tension. As liquid has the property that its free surface tends to contract to minimum possible area and it therefore in a state of tension. यानी वो कोशिश करती है कि मिनिमम एरिया में अपने आप को यूटिलाइज करे और अपने ऊपर एक लेयर्स बना लेती है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। The molecules of the liquid exert attractive forces on each other which is called cohesive forces. मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आपको शायद पता हो, जो जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती हैं, उससे कम लिक्विड्स में होती हैं और सबसे कम गैसेस में होती हैं। क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनकी ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं। और एज कम्पेयर टू गैस, लिक्विड्स में ज्यादा करीब करीब होते हैं जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनमें ज्यादा होती हैं फोर्सेस अट्रैक्टिव। जबकि सॉलिड में बिल्कुल बाइंड हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स एटम्स, तो उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है। डीप इनसाइड अ लिक्विड अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, therefore there is no net force on it. At the surface, a molecule is surrounded by only half as many molecules. क्योंकि ऊपर वाली लेयर वाले मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, नीचे वाले के लिए ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी, because there are no molecules above the surface. Number 3,
The force of contraction is at right angle to an imaginary line of unit length. Tangential to the surface of the liquid is called surface tension. Gamma is equal to F over L. Here F is the force exerted by skin of the liquid. Thus, the unit of surface tension is Newton per meter. Now, quantitative measurement of the surface tension. Let W be the weight of the sliding wire. T is the force with which you pull the wire downward. यानी ये इसकी फोर्स को मैंने डायग्राम के लिए भी दिखाया हुआ है कि वेट नीचे लग रहा है, ये सॉफ्ट की फिल्म है और इसने अपने आप को इस तरह से टेंशन में क्रिएट किया हुआ है। ऑब्वियसली T plus W is equal to F is equal to net downward force. Since film has both front and back surface, the force F acts along a total length of 2L. The surface tension in the film is defined as gamma is equal to F over 2L. यहाँ से F is equal to 2 gamma L आ गया. Hence the surface tension is gamma is equal to W plus T over 2L. Let's ask how much work is done when you stretch the skin of a liquid. If you move the sliding wire through a displacement delta x, the work done is F dx, F delta x. Now F is conservating force, so there is a potential energy delta U. Delta U क्या हो F delta x और ये F क्या है gamma L. तो यहाँ gamma L delta x आ गया. Where L is the length of the surface layer, L delta x is equal to delta A is equal to change in area of the surface. Thus, gamma is equal to delta U over delta A. So we see that surface tension is the surface potential energy per unit area. The surface tension causes a pressure difference between inside and outside of a soap bubble or a liquid drop. तो ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, जो बबल्स बनाते हैं, वो सोप वाटर होता है और इससे वो बबल्स बना रहे थे, तो वो बबल जो बन रहा होता है, बुलबुले जो बन रहे होते हैं, वो सरफेस टेंशन की एक बेहतरीन मिसाल होती है. वो अपने आप को इस तरह से बनाता है कि मिनिमम जो है वो सर एरिया जो है वो यूटिलाइज करे. तो उसके बारे में हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे. ये जो पिक्चर बनी हुई है बेसिकली वो उसकी दिखाना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कौन कौन से प्रेशर लग रहे होते हैं, उसका इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, सरफेस टेंशन, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. A soap bubble consists of two spherical surfaces filled with a thin layer of liquid between them. Let P is equal to pressure exerted by upper half and P naught is equal to external pressure. Force exerted due to surface tension is 2 into 2 pi r omega. क्योंकि दो सरफेस हैं इसलिए 2 यहाँ पे है. In equilibrium, the net forces must be equal. Pi r square P is equal to 2 into 2 pi r omega plus I pi r square P naught. So the excess pressure is P minus P naught is equal to 4 gamma over R. For a liquid drop, the difference is that there is only surface and so excess pressure P minus P naught is equal to 2 gamma over R. Now equation of continuity. ये आपने equation of continuity पढ़ी होगी FSC में और बर्नौलीज इक्वेशन भी पढ़ी होगी. वो क्या कहते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी लिक्विड स्पीड जो है और एरिया है वो एक दूसरे से करस्पॉन्ड करते हैं. जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, हमारी स्पीड जो है कम हो जाएगी, जबकि एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी. फ्रॉम द फैक्ट दैट लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द liquid must flow in both sections in the time t. That is V1 over T is equal to V2 over T. It implies V1 is equal to P2. But you can see that V1 is equal to A1 L1 is equal to AV1 T. And similarly, the V2 is equal to A2 L2 is equal to A2 V2 T. Hence, A1 V1 is equal to A2 V2. This means liquid will flow faster when the tube is narrower
एंड स्लोअर व्हेन इट इज वाइडर। जितनी ज्यादा ये होगी, खुला एरिया होगा, उतनी स्पीड कम होगी, और जितना ये तंग होगा उतनी वो तेजी से फ्लो करेगी। बर्नौलीज इक्वेशन। When a fluid flows steadily, it obeys equation P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant। यहाँ पे Y लिखा है। आप H भी कह सकते हैं, Y भी कह सकते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस है या लेंथ है कोई। This famous equation due to Daniel Bernoulli about 300 years ago tells you how fast a fluid will flow when there is also a gravitational field acting upon it. For a derivation, see any of suggested reference in the following। I आप अगर आपने इसकी डेरिवेशन देखनी है तो आप एफएससी की बुक में चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें देख सकते हैं। उसके अंदर ये कम्प्लीटली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी डिराइव किया होगा और बर्नौलीज इक्वेशन को भी किया गया होगा। और इसी तरह उसके अंदर बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं जो हमारी लाइफ में यूटिलाइज होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं। तो आप वो भी वहां से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट अस अप्लाई दिस टू वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप। इधर बर्नौलीज इक्वेशन को जस्ट बताया गया है और उसकी आगे एप्लीकेशन दी हुई है। Where cross section decreases along its length, A1 is the area of the wide part, etc. There is no change in height, so Y1 is equal to Y2 and the gravitational potential cancels। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे Y1 और Y2 सेम। हमारे पास क्या बचा? P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square। Now, since the liquid is incompressible, it flows faster in the narrower part. A1 V1 is equal to A2 V2. This implies V2 is equal to A1 over A2 V1. This implies P2 is equal to P1 minus half rho into V2 square minus V1 square. This means that pressure is smaller where the fluid is flowing faster। और ये चीज हम यूज करते हैं एरोप्लेन्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। हम उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो जब हवा में उड़ रहा हो तो उसके ऊपर प्रेशर जो है नीचे से ऊपर की तरफ हो, फिर उसको ऊपर लेके जाने में आसानी हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई एन एयरक्राफ्ट फ्लाई। द विंग शेप इज कर्व्ड सो दैट व्हेन द एयरक्राफ्ट मूव्स थ्रू द एयर मूव फास्टर ऑन द टॉप part of the wing than on the lower part. Thus, the air pressure is lower on the top compared to the bottom, and there is a net pressure upward. This is called lift। यानी वो हवा का जो प्रेशर है उसी की मदद से प्लेन को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और जो परिंदे वगैरह भी उड़ते हैं, बेसिक फिजिक्स वो भी यही यूज कर रहे होते हैं। वो नेचर को यूज करते हैं और उनको देखते हुए और फिजिक्स के रूल्स को देखते हुए ही एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया। इस लेक्चर के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह।